नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त यादविंदर शर्मा और अपने जो टॉपिक चल रहा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद में आगे का अपना जो टॉपिक है वो है डीएनए के अंदर जेबी वॉटसन और एचएफसी क्रिक मॉडल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इससे पहले अपने जो डीएनए होता है इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थी उसके बारे में अपने बात की थी। अपने कहा था कि वॉटसन, क्रिक, विल्किंसन और एक था अपने पास फ्रैंकलिन, ये 4 साइंटिस्ट थे। इन्होंने इनके स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया था, इस पर रिसर्च की थी और अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात की थी। उसके बाद में नेक्स्ट ये है, इसमें बात सबसे पहले ये ध्यान में रखनी है कि जो रासायनिक विश्लेषण था या अपने बात की थी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात की थी, उसके विश्लेषण के अलावा विल्किंसन और उनके सहयोगी थे, उन्होंने 1953 यानी कि 1953 में एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा भी डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी की थी। तो उसके बाद में 1953 के बाद में फिर अपने आते हैं जेबी वॉटसन और एचएफसी क्रिक मॉडल के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो जेबी वॉटसन और जो एचएफ क्रिक है ये कौन थे या कहाँ के थे। तो सबसे पहले 1953 के अंदर जेबी वॉटसन और एचएफसी क्रिक ने क्या किया था, जो डीएनए मॉडल है, डीएनए मॉडल के बारे में बताया था। और ये कौन थे, तो जेबी वॉटसन और एचएफ जो क्रिक थे ये दोनों ब्रिटिश जैव रसायनज्ञ थे। कहाँ के थे ये? ब्रिटिश के थे, यानी कि ब्रिटेन के थे और ब्रिटिश जैव रसायनज्ञ थे या ब्रिटिश जैव रासायनिक थे। और इसके बाद में इन दोनों ने यानी कि 1953 के अंदर क्या किया था, इन्होंने जो डीएनए मॉडल है, मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था। और डीएनए मॉडल देने की वजह से इनको 1962 के अंदर नोबेल प्राइज से इनको नवाजा गया था। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, इसका अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि जेबी वॉटसन और एचएफसी क्रिक कौन थे, तो एक ब्रिटिश जैव रसायनज्ञ थे। इन्होंने जो सबसे पहले डीएनए मॉडल है उसके बारे में सबसे पहले बताया था। इससे पहले अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं। और फिर उन्होंने अपना काम कब स्टार्ट किया था, 1953 के अंदर अपने काम उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसके लिए क्या है, उनको 1962 के अंदर नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। अब अपने जो जेबी वॉटसन और एचएफसी क्रिक मॉडल है इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या है, तो जेबी वॉटसन और एचएफसी क्रिक ने जो मॉडल अपने को दिया था उस मॉडल के अंदर क्या रिजल्ट थे, क्या परिणाम थे या कौन कौन सी बातें ऐसी थी जो इन्होंने बताई थी कि डीएनए की स्ट्रक्चर में जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में बताया था। तो उन फीचर्स के बारे में या उन करेक्टर के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है डीएनए की स्ट्रक्चर है। और अपने बुक्स जो है 12th में पढ़ा होगा आपने या फिर 10th में पढ़ा होगा, या अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो अपने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, या जो फर्स्ट ईयर के उन्होंने 12th के अंदर या 10th के अंदर या 11th के अंदर इसको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा। तो इसके बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे। ये जो डायग्राम है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसने दी थी, जेबी वॉटसन और एचएफसी क्रिक ने ये दी थी। तो इसके बारे में क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं उसके बारे में अपने क्या है अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो इसके अंदर बात है या जो इसके अंदर नंबर 1 जो पॉइंट है वो कौन सा है या क्या इसकी विशेषता है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो डबल स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। तो इन्होंने सबसे पहली बात क्या की थी कि डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है।
नंबर एक बात क्या की कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है या जो डीएनए अणु होता है वो कैसा होता है, वो डबल स्ट्रैंड होता है, यानी कि अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार से दोहरी संरचना होती है। जैसा अपने आप डायग्राम में दिख रहे होंगे कि देखिए एक तो आपको ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, एक स्ट्रैंड तो इसका ये हो गया, और एक आपको ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, यानी कि ये जो दो स्ट्रैंड है इसके, एक ग्रीन वाला और एक ब्लू वाला, यानी कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रीन और ब्लू ही होते हैं, इसको आकर्षक बनाने के लिए ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको जो दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं, सबसे पहली बात उन्होंने ये कही, क्या कही कि डीएनए मॉलिक्यूल कैसा होता है, ये डबल स्ट्रैंड वाला होता है, या आपने कह सकते हैं कि दोहरे स्ट्रैंड वाली क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। नंबर एक बात तो इसमें ये होगी। उसके बाद में नंबर दो जो पॉइंट है इसमें क्या है कि ये स्ट्रैंड एक एक्सिस के चारों ओर कोइल रहते हैं। इसके बाद नंबर दो बात क्या है कि ये स्ट्रैंड एक एक्सिस के चारों ओर लिपटे रहते हैं, या अपने कह सकते हैं कि कोइल्ड रहते हैं। नंबर एक बात ये दो हो गई इसके अंदर कि ये स्टैंड एक एक्सिस के चारों ओर, अगर आप इसमें तो नहीं दिख रहा है, वो बनाया नहीं है एक्स, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको शो करूँ तो इस प्रकार की क्या होती है कि एक्सिस होती है, और उसके अंदर क्या है, ये यहाँ पर इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो एक एक्सिस जो होती है, या एक अपने कह सकते हैं कि एक रेखा है, उसके चारों ओर, मान लीजिए जैसे ये मेरे हाथ में पेन है तो इसके चारों ओर इस प्रकार से क्या है, ये लिपटे रहते हैं। एक स्टैंड ऐसे रहेगा और दूसरा क्या है, उसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो इसके ओर प्रेजेंट रहता है। तो नंबर एक बात क्या है कि डबल स्टैंड होती है। ठीक है, अब ये कहता है कि जो डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर होती है या कैसी होती है, तो ये कहता है कि ये जो डबल स्टैंड संरचना है ये क्या है, एक इसमें एक्सिस के रूप में एक संरचना अपने मान सकते हैं, होती नहीं है, अपने मान सकते हैं कि एक एक्सिस है, उसके चारों ओर क्या है, ये इस प्रकार लिपटी रहती है। तो नंबर दो बात इसके अंदर ये होगी, क्या है ये कि एक्सिस के चारों ओर ये संरचना अपने को मिल जाती है। उसके बाद में नंबर तीन जो पॉइंट है वो क्या है कि प्रत्येक स्ट्रैंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। नंबर तीन क्या है कि प्रत्येक स्ट्रैंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। अब बात आती है कि जी पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, तो अगर आपने पीछे की क्लास देखी है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले पीछे की जो क्लास है उसको एक बार देख लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अपने कहा था कि दो चीज़ें अपने बात की थी, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, और अपने कहा था कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल प्लस एक नाइट्रोजन बेस और एक अपने बात की थी जो फास्फोरिक एसिड होता है। इन तीनों जब साथ में आ जाते हैं तो इन तीनों को कंबाइंड रूप से अपने क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और अब ये जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब साथ में जुड़ जाते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो अब ये क्या कहता है कि प्रत्येक जो स्ट्रैंड होगा, क्या कहता है कि प्रत्येक जो स्ट्रैंड है, प्रत्येक स्ट्रैंड क्या है, प्रत्येक स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपने जैसे भी बात की थी कि ग्रीन और ब्लू कलर के जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड क्या है, ये रियल में क्या है, ये शुगर, उसके बाद में नाइट्रोजन बेस और उसके बाद में फास्फोरिक एसिड जो है उनसे मिलकर बना हुआ एक पॉलीमर होता है। क्या है ये न्यूक्लियोटाइड है। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इसमें जब ऐड हो जाएंगे तो इनको कंबाइन रूप से क्या कह देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह देंगे। तो प्रत्येक स्ट्रैंड किसका बना हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ है। तो ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, और ये वाला स्ट्रैंड जो है ये भी किससे मिलकर बना होता है, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। नंबर एक बात क्या थी कि डीएनए मॉलिक्यूल कैसा है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। उसके बारे में नंबर दो बात क्या है कि ये स्ट्रैंड एक एक्सिस के चारों ओर लिपटे रहते हैं या कोइल्ड होते हैं। नंबर तीन बात क्या है कि प्रत्येक जो स्ट्रैंड होगा वो किसका बना होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी जेबी वॉटसन एंड एचएफ क्रिक ने ये बात
कही थी। उसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 4 बात इसके अंदर, नेक्स्ट बात क्या है, नंबर 4 पॉइंट, अगर नंबर 4 की बात करते हैं तो चौथी बात उन्होंने क्या कही थी, उन्हें कहा था कि जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो विपरीत दिशा में कोइल्ड रहती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहता है कि दोनों पेप्टाइड चेन विपरीत दिशा में कोइल्ड रहती है, विपरीत दिशा में कोइल रहती है। अब इस चीज का क्या मतलब है, यानी कि कोइल का मतलब क्या है, कुंडलित रहती है कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में दोनों जो पॉलीपेप्टाइड यानी कि ग्रीन और ब्लू वाली जो दोनों पेप्टाइड चेन दिख रही है, अब ये विपरीत दिशा में मतलब क्या है। अब अगर अपने बात करूं मैं कि अब जैसे एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो अपने दोनों को अगर अलग अलग मैं कर लेता हूं, मान लीजिए कि ये एक चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन और ये क्या है, एक दूसरी चेन है, ये क्या है कि दूसरी चेन में यहाँ पर ले लेता हूँ। ये जैसे मान लीजिए कि दो चेनें आपको दिख रही है, एक येलो और एक ग्रीन, तो इसको मान लेता हूँ कि ये चेन मान लीजिए कि ए है और ये कौन सी है, बी चेन है। ये दो चेन है। अब प्रत्येक जो चेन होती है उसके जो एंड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो एंड है इसको क्या बोलते हैं, 3 प्राइम एंड, और इसको क्या बोलते हैं, 5 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, जैसे ये भी है तो ये इसका 5 प्राइम एंड, ये क्या हो गया 3 प्राइम एंड, यानी कि दो एंड होते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम, या 5 प्राइम या 3 प्राइम, ये दो एंड होते हैं। अब ये 3 प्राइम 5 प्राइम का क्या मतलब है, जब अपने इसकी स्ट्रक्चर आगे चलकर और पढ़ेंगे, अपने जब अपने जाएंगे डीएनए के अंदर, या जब डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, या अपने जब पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की अपने बात करेंगे, या अपने बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन की बात करेंगे, तो वहां पर मैं आपको ये बात बता दूंगा कि ये कैसे बनते हैं, वो वहां का टॉपिक है, इसके अंदर अपने ऐड नहीं करेंगे, वरना 2 या 3 घंटे की क्लास इसी के अंदर चले जाएगी। छोटी सी बात बता देता हूँ, अपने जब बात की थी, अपने कहा था कि जैसे ये मान लीजिए कि कोई शुगर मॉलिक्यूल है ना, और अपने कहा था यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर एक फास्फोरिक एसिड होता है, यहाँ पर भी एक फास्फोरिक एसिड जुड़ता है, और यहाँ पर अपने क्या बात की थी, एक नाइट्रोजन जो बेस पेयर होता है वो यहाँ पर जुड़ता है। तो ये कार्बन प्राइम 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन प्राइम है। तो यहाँ पर यानी कि 3 प्राइम 5 प्राइम का मतलब क्या है कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल है इसमें एक जो भाग होगा वो तो फास्फोरस का कौन से कार्बन प्राइम पर जुड़ेगा, कार्बन प्राइम 5 पर जुड़ेगा, और दूसरा जो है जैसे ये 3 नंबर कार्बन प्राइम है तो दूसरा जो फास्फोरिक एसिड होगा वो यहाँ, यानी कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो इसी प्रकार, जैसे 3 प्राइम हो गया, फिर यहाँ पर जो फास्फोरिक एसिड होगा वो ये जो मान लीजिए कि शुगर है तो यहाँ पर इसका जो 5 प्राइम एंड होगा, फिर यहाँ पर ये जो 3 प्राइम है यहाँ पर फास्फोरिक एसिड होगा। इस प्रकार से चेन चलती रहती है, इसलिए इनको 5 प्राइम और 3 प्राइम कहते हैं। यानी कि एक जो फास्फोरिक एसिड है वो कहाँ पर जुड़ रहा है, 5 प्राइम पे, एक जुड़ रहा है 3 प्राइम पे। जब ये 5 प्राइम और 3 प्राइम दोनों आपस में जुड़ेंगे तो अपने बात की थी कि एक जल का जो अणु होता है वो भी इसके साथ में निकलता है। अपनी पिछली क्लास में बात की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जैसे मैंने पहले बताया था, पहले उस क्लास को थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से जब ये चेनें चलती रहती है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है, इस प्रकार से जो एक न्यूक्लियोटाइड आपने बात की थी, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि फास्फोरिक एसिड, एक शुगर मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजन बेस, इनको कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से जुड़ जाएंगे तो इनको क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अपने बात की थी कि जो प्रत्येक स्ट्रैंड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। यानी कि अब ये 3 प्राइम और 5 प्राइम क्या है, साथ साथ में चलते रहेंगे। अब बात थोड़ी समझ में आ गई ना कि 3 प्राइम 5 प्राइम क्या है। बाकी जब अपने रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहां से आपको और डिटेल से मैं इन चीजों को बता दूंगा। ओके, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अब ये दो स्टैंड है। अब ये क्या कहता है कि दोनों जो स्टैंड होते हैं कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं। इनकी ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कि अपने ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए की कोई, ठीक है, तो ये भी 3 प्राइम होगा और ये भी 3 प्राइम होगा, ऐसा नहीं होता है। अब ये जो भाग है यहां पर, ये तो अगर 3 प्राइम होगा तो ये कौन सा होगा, 5 प्राइम, और ये जो 5 प्राइम होगा ये कौन सा होगा, 3 प्राइम।
इस प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है 4 नंबर पॉइंट में कि दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो क्या है, विपरीत दिशा में, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन विपरीत दिशा में क्या रहती है, कोइल रहती है या कुंडलित रहती है। बात थोड़ी सी आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा दोबारा देखिए, और उसके बाद में भी नहीं आती है तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जब अपने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा, ये हमारा वादा है। और हमारे जो चैनल बनाने का मकसद है वो यही है कि आपको एक एक जो चीज़ है वो डिटेल से बताई जाए। ओके जी, तो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन विपरीत दिशा में क्या रहती है, कोइल रहती है। यानी यदि एक स्ट्रैंड का 3 प्राइम के सामने दूसरे का 5 प्राइम स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, या अगर किसी का 5 प्राइम है तो उसके सामने कौन सा होगा, 3 प्राइम प्रेजेंट रहता है। ये बात इसके कहने का मतलब है कि दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो विपरीत दिशा में क्या रहती है, कोइल्ड रहती है। अगर एक का 3 प्राइम होगा तो दूसरे का कौन सा होगा, 5 प्राइम होता है। ये नंबर 4 बात बताई थी किसने, वॉटसन और क्रिक ने। अब नंबर 5 क्या है कि प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोज शुगर और इसके साथ साथ में फास्फोरिक एसिड का एक एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। ये बात अपने पहले डिस्कस कर ली थी, लेकिन जब अपने जेबी वॉटसन और क्रिक की बात करते हैं तो अपने नोट्स में ये बात भी अपने को लिखनी है। 5 नंबर क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड, प्रत्येक या एवरी न्यूक्लियोटाइड हैज, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन बेस तथा एक फास्फोरिक एसिड का एक एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। ओके, नंबर 5 पॉइंट क्या है कि प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें एक मॉलिक्यूल किसका, शुगर का, और एक किसका, नाइट्रोजन बेस का, और एक किसका, जो फास्फोरिक एसिड होता है उसका एक एक मॉलिक्यूल जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ये नंबर 5 उन्होंने बात बताई थी। ओके जी, उसके बाद में अगर अपने बढ़ते हैं आगे, नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 पॉइंट जो है उसमें उन्होंने क्या बताया था, तो अब ये कहता है कि डीऑक्सीराइबोज जो मॉलिक्यूल होता है वो अंदर की तरफ तथा जो फास्फोरिक एसिड होता है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है। अब ये क्या कहता है कि डीऑक्सीराइबोज मॉलिक्यूल अंदर की तरफ तथा जो फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। अब अंदर की तरफ और बाहर की तरफ से क्या मतलब है, जैसे अपने बात की थी, तो जैसे हमारे जी की यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पे Ag यानी कि इसके साथ ग्वानिन ऐड होगा तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया। तो अब अपने बात की थी कि यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो जुड़ता है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या जुड़ता है, फास्फोरिक एसिड। इसी प्रकार यहाँ पर फास्फोरिक एसिड, फिर यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ पर कोई थायमीन, और यहाँ पर मान लीजिए कि साइटोसिन। इस प्रकार से होता है। यानी कि अब देखो, अगर इसमें देखते हैं तो ये जो देखिए यहाँ पर ये जो भाग है ये वाला, ये है शुगर, तो शुगर मॉलिक्यूल किस तरफ है, अंदर की तरफ, और ये जो है फास्फोरिक एसिड ये कहाँ पर है, बाहर की तरफ, यानी कि जो एग्जिट साइड होती है ये एग्जिट साइड के अंदर होता है, और ये जो होता है वो
इनर जो साइट होती है इनर साइट की तरफ प्रेजेंट रहता है। इस बात का क्या है उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो डीऑक्सी राइबोज मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा ही जो न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है या जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसके अंदर की तरफ, और जो फास्फोरिक एसिड होता है वो किसकी तरफ होता है, वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये नंबर 6 उन्होंने डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, आगे की तरफ अपने बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ नंबर 7 जो पॉइंट है, नंबर 7 पॉइंट, उसकी अगर बात करते हैं, नंबर 7 पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था कि नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्या कहा था, नाइट्रोजन बेस पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ऐड रहते हैं या जुड़े रहते हैं। अब देखिए कि नाइट्रोजन बेस पेयर जो है वो कौन से बॉन्ड के द्वारा, तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उनके द्वारा जुड़ रहे थे। जैसे अभी अपने बात की थी, मैंने कहा था कि मान लीजिए कि क्या है, एडेनिन है, और जो एडेनिन होता है वो किसके साथ में, ग्वानिन, और थाइमिन जो होता है वो किसके साथ में, साइटोसिन के साथ में अगर क्या है मान लीजिए कि अपने यहाँ पर ऐड होता है। तो अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या रहेगा कि अब ये कहता है कि जो एडेनिन होता है, एडेनिन जो होता है थाइमिन के साथ में, और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ में अगर ऐड रहता है, तो एडेनिन और जो थाइमिन होता है इनके मध्य जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये कौन से बॉन्ड के द्वारा, ये डबल बॉन्ड के द्वारा ऐड रहते हैं। एडेनिन हमेशा ही थाइमिन के साथ में कौन से बॉन्ड के द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा, और ग्वानिन और जो साइटोसिन होते हैं ये हमेशा ही कौन से बॉन्ड के द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये बॉन्ड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, या अपने कह सकते हैं कि दुर्बल बंध जो होते हैं उनके द्वारा ये बंधे रहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। और ध्यान क्या रखना है कि एडेनिन हमेशा ही थाइमिन के साथ में और ग्वानिन हमेशा ही साइटोसिन के साथ में ऐड रहता है। ये बात हमने पहले कर चुके हैं। तो एडेनिन थाइमिन के साथ में कौन से कितने बॉन्ड के द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा, और जो ग्वानिन और साइटोसिन है ये कितने कौन से बॉन्ड के द्वारा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और बॉन्ड कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये भी बात किसने कही थी, ये भी जेबी वॉटसन और एच.एफ. क्रिक ने ये बात कही थी। तो आप इसमें लिख सकते हो A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C। ये बात उन्होंने कही थी कि नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में ऐड रहते हैं या आपस में क्या है, ये जुड़े हुए रहते हैं। अब क्या कहता है इसके बाद में, नंबर 8 जो पॉइंट है, नंबर 8 पॉइंट में ये क्या बात कहता है, ये कहता है कि जो दो चेन है, दो चेन में शुगर जो मॉलिक्यूल होता है उसकी दूरी कितनी होती है, 11 एंगस्ट्रॉम। अब ये क्या कहता है 8 नंबर कि दो चेन में शुगर मॉलिक्यूल की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बात भी किसने कही थी, ये बात भी वॉटसन और क्रिक के द्वारा कही गई थी। उन्होंने क्या कहा था कि दो जो चेन होती है या दो चेन में जो शुगर मॉलिक्यूल है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि अपनी बात की थी कि यहाँ पर क्या है, एक शुगर मॉलिक्यूल है और एक यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 11 एंगस्ट्रॉम। या दो शुगर चेन है या दो शुगर मॉलिक्यूल है उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 11 एंगस्ट्रॉम होती है। इस बात का भी अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, 9 नंबर बात कि नाइट्रोजन जो बेस होता है कि शुगर के कार्बन प्राइम 1 के साथ में जुड़ता है। अब अपने बात पहले भी की थी कि जो नाइट्रोजन बेस होता है वो शुगर के कार्बन प्राइम 1 के साथ ऐड होता है। अगर अपन बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन
बेस है वो शुगर के कौन से मॉलिक्यूल के साथ में, तो शुगर के कार्बन प्राइम, शुगर का जो कौन सा प्राइम होता है, तो कार्बन प्राइम 1 जो होता है उस कार्बन प्राइम 1 के साथ में क्या है, ये ऐड होता है। जैसा कि अगर अपने इस डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए अब अपने बात की थी कि जो एडेनिन और जो थाइमिन होते हैं वो दोनों आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड और इनके बीच में क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है उसे डबल बॉन्ड के द्वारा ऐड रहते हैं। ग्वानिन और जो साइटोसिन है उनके बीच में क्या है कि ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। तो अपने बात की थी ए और जी जो होता है ये कौन से होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, और टी और सी जो होता है वो कौन सा होता है, पायरिमिडिन। और अपने अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, अपने आरएनए की बात करते हैं, तो अपने इसमें एक और ऐड कर सकते हैं यूरेसिल, यू जो होता है वो भी कौन सा है, पायरिमिडिन के अंदर ही आता है। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो होल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिक्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का काम इसमें क्या है, काम इसमें ये है कि जो पूरी की पूरी जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उन दोनों स्ट्रैंड को होल्ड करने का जो काम है। अपने बात की थी ना कि इस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर है, अपने कहा था कि इस प्रकार से ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर अपने बात की थी, ये जो स्ट्रक्चर है, और अपने कहा था कि इनके बीच में क्या होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, अब इन बेस पेयर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनका काम क्या है, उनका काम ये होता है कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर होती है उन दोनों स्ट्रक्चर को होल्ड करने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ओके, अब अपने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अपने बात करेंगे कि नेक्स्ट इसमें अपने क्या बात की थी इसके अंदर कि जो एंटी पेलर, अपने कहा था कि एंटी पेलर होते हैं या जो चेन जो होती है वो एक दूसरे क्या है, विपरीत कोइल्ड रहती है। तो विपरीत कोइल्ड का क्या मतलब है, अपने कहा था कि जो 5 प्राइम और 3 प्राइम, तो ये देखिए 5 प्राइम और 3 प्राइम अगर अपने देखेंगे तो यहाँ पर इसका अगर ये 5 प्राइम एक चेन का है तो दूसरे कौन सा है, 3 प्राइम होता है। ओके, अब अपने इसके बाद अपने बात की थी कि 5 प्राइम और 3 प्राइम आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब अपने बात की थी कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसको कहा था, अपने कहा था कि एक ये जो नाइट्रोजन बेस, ये एक शुगर मॉलिक्यूल और एक क्या है, फास्फोरिक एसिड। तो इस चीज को अपने क्या कहेंगे, इस चीज को अपने कहेंगे एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो इसको अपने क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ओके जी, अब अपने आगे बढ़ते अपने कहा था कि जो शुगर मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ और फास्फोरिक एसिड कहाँ होता है, बाहर की तरफ। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये फास्फोरिक एसिड है और ये फास्फोरिक एसिड है। तो इस डायग्राम को आप देखोगे तो देखिए ये फास्फोरिक एसिड कहाँ है, बाहर की तरफ, और ये शुगर मॉलिक्यूल कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो उसने बताया था वैसा का वैसा अपने को यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट ये है कि अपने कहा था कि जो स्ट्रक्चर जो होती है पूरी की पूरी, उसमें क्या है, 2 स्टैंड है। तो ये एक स्टैंड, अगर अपने यहाँ से इसको काटें तो एक स्टैंड इस तरफ हो गया, एक स्टैंड इस तरफ हो गया। अब दोनों स्टैंड को आपस में होल्ड करने का काम, आपस में जोड़े रखने का काम किसका है, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का काम क्या होता है कि दोनों जो स्ट्रक्चर है उन दोनों स्ट्रक्चर को आपस में जोड़े रखने का काम होता है। जैसे अपने क्या है, अपने ट्रांसक्रिप्शन में जाएंगे या अपने रेप्लिकेशन वगैरह जब पढ़ेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये विशिष्ट प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स के द्वारा इनको कट कर दिया जाता है, इनको तोड़ दिया जाता है। जैसे ही ये एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ये दोनों की दोनों जो स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग हो जाती है, और उसके बाद में जब वापिस से क्या होता है, इनका रेप्लिकेशन होता है तो इनके ऊपर क्या है, फिर से ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है वो एंटी पैरेलल इनके ऊपर वापिस से आ जाती है या उनका निर्माण हो जाता है। ओके, उसके बाद में 2-3 बातें और उन्होंने कही थी, उसकी अगर अपने बात कर लेते हैं तो वो क्या क्या है। देखिए
अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा था कि नंबर 10 दोनों डीएनए के जो दोनों चेन होती हैं उन दोनों चेन के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे एक ये 3 प्राइम मान लीजिए, ये 5 प्राइम मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो 20 एंगस्ट्रॉम की उन दोनों के बीच में दूरी होती है। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट बात की थी कि जो नाइट्रोजन बेस जो होता है वो शुगर के 3 कार्बन प्राइम के साथ में जुड़ता है और जो बॉन्ड होता है, यानी कि अब जैसे ये नाइट्रोजन बेस है और नाइट्रोजन बेस जो होगा, जैसे ये नाइट्रोजन बेस है और ये कार्बन प्राइम 1 जो होता है उस, जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन प्राइम 1 है, इसके साथ में जुड़ रहा है, तो ये जो एंगल बनता है ये एंगल कितना होता है, तो ये 51 एंगस्ट्रॉम का एंगल होता है। ये बात भी जेबी वॉटसन और एचएफसी क्रिक ने बताई थी, क्या कि जो कार्बन प्राइम 1 जो होता है उसके साथ में जो नाइट्रोजन बेस ऐड होता है, इनके बीच के अंदर जो एंगल बनता है, कोण जो बनता है, वो कितना बनता है, 51 एंगस्ट्रॉम का इन दोनों के बीच में कोण बनता है। और जो डीएनए की दोनों चेन्स होती हैं उन चेन के बीच क्या जो गैप होता है, वो गैप कितना होता है, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम का उन दोनों के बीच में गैप होता है। उसके बाद प्रत्येक जो हेलिक्स का जो घुमाव होता है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब घुमाव से मतलब क्या है, कई बच्चे क्या है घुमाव का मतलब समझते हैं यहां से लेकर और यहां तक, ये इसका घुमाव मानते हैं और इसको 34 एंगस्ट्रॉम मानते हैं। ऐसा नहीं है, इसका घुमाव कहां से कहां तक, देखिए ये यहां से चलता है और वापस घूम के जब यहां पर आता है तो यहां पर इसका घुमाव जो पूरा हुआ है, तो यहां पर इसका घुमाव कंप्लीट नहीं हो, यहां पर अभी आधा घुमा है, घूमकर वापस यहां पर आएगा, अभी इसका एक भाग पूरा हो गया, फिर यहां से घूमकर यहां पर आएगा, तब इसकी दूसरा घुमाव होगा। तो घुमाव से मतलब क्या है, यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होती है, वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बात भी किसने कही थी, ये बात भी वॉटसन और क्रिक ने बताया था कि प्रत्येक जो हेलिक्स होता है उस हेलिक्स का जो घुमाव है वो घुमाव कितना होता है, वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। उसके बाद में एक ही चेन में जो दो न्यूक्लियोटाइड है, जैसे मान लीजिए कि एक ये न्यूक्लियोटाइड है और एक ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये एक ही चेन है, एक ही चेन के अंदर जो दो न्यूक्लियोटाइड है उन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर इस डायग्राम में आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए कि एक ये है और एक ये वाला भाग है, तो इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 3.4। जैसे आपने यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉम लिखा था, उसके बीच में एक डॉट लगा दीजिए, क्या बन गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से अपने इसको याद रख सकते हैं। तो एक हेलिक्स की घुमाव कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम, और जो दो बेस पेयर है या अपने कह सकते हैं कि जो एक ही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उस चेन के बीच की जो दूरी होती है आपस में वो कितनी होती है, तो वो अपने कह सकते हैं कि 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या होती हैं, इनकी दूरी होती है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, अपने जेबी वॉटसन और एचएफसी क्रिक मॉडल है, ये अपने यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद में इसमें एक छोटा सा टॉपिक है वो बच जाता है, वो कौन सा है, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए, अपने इसको कह सकते हैं, या अगर अपने दूसरे शब्दों में कहें तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए, या अपने क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए, या जो डीएनए होता है उसका बायोलॉजिकल महत्व क्या होता है, या आपने कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए क्या है, या इसके क्या क्या महत्व है, या क्यों ये ज़रूरी होता है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसको फूड स्टफ में भी क्या आपने क्यों शामिल करते हैं, ये शामिल होता है या भी नहीं होता है। तो अपने जैसे अपने बात की थी कि फूड स्टफ क्या है, तो अपने कहा था कि फूड स्टफ वही है जो अपनी बॉडी को क्या है सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को करने के लिए क्या है, जो जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनको अपने क्या है अपने जो बाहर से इन्वायरमेंट जो होता है वहाँ से अपने इंटरनल बॉडी जो होती है उसके अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, तो वो सारे क्या है फूड स्टफ। जैसे अपने कहा था कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, या आपने बात की कि जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वाटर हैं, ये सारे अपने फूड स्टफ में कहा था। तो उसमें अपने एक ये भी कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसको भी अपने फूड स्टफ के अंदर माना था। अब क्यों माना था? क्योंकि ये किस लिए इंपॉर्टेंट, देखो कि हमारे अंदर जैसे अपने प्रोटीन खाते हैं या प्रोटीन लेते हैं, या इसके अलावा अदर जो प्रोटीन है, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है सेल्स की जिन प्रोटीन की, तो उन प्रोटीन्स का जो निर्माण होता है, उनका जो सिंथेसिस होता है, उनका जो रेगुलेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो जो न्यूक्लिक एसिड इनकी जो डीएनए है वही उसका काम करता है। एक तो ये हो गया। उसके बाद में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी उनको आगे पहुंचाने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो अब ये अब जितने भी अपने कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है इनका फॉर्मेशन तो सीधा नहीं होता। अपनी बात की थी कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन चीज़ों से मिलकर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें अपने बाहर इन्वायरमेंट से अपने को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवानी पड़ेगी और फिर वो चीज़ें मिलकर किसका निर्माण करेगी? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करेगी। इसलिए इसको क्या है, फूड स्टफ के अंदर अपने इसको शामिल करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको शामिल नहीं करते। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो 2-3 जो चीज़ें हैं उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि जो डीएनए है वो एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है तथा ये 3 मुख्य रूप से प्रेजेंट रहता है। अपनी बात की थी कि क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। एक है डीएनए, क्या है तो डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है और ये मुख्य रूप से अगर मेन बात करते हैं तो ये 3 मुख्य रूप से 3 रूप में प्रेजेंट रहता है या 3 मुख्य इसके काम हैं। कौन कौन से? अगर अपने नंबर 1 अगर मैं बात करूं, नंबर 1 कौन सा होता है कि ये जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब अपने अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है या अपने अंदर क्या है कि जैसे अपनी बात करते हैं जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी है या विशेष प्रकार के जो करेक्टर हैं वो अपने को कहाँ से मिलते हैं? माता पिता से मिलते हैं। इन्वायरमेंट के साथ में जो स्ट्रगल है हमारी जो अपने कर रहे हैं हमारी बॉडी इन्वायरमेंट के साथ में, तो उसके लिए जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं या हमारी बॉडी का जो शेप साइज़ है वो उसके अनुरूप ही बना गया है। जैसे अपने बात करते हैं ना कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो अपने कह सकते हैं मरुस्थलीय वातावरण होता है वहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो समुद्री इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर रहते हैं, मेराइन इन्वायरमेंट होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कोल्ड इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर रहता है। तो उन सभी एनिमल्स की आपने नोट किया होगा कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उस इन्वायरमेंट के अनुरूप ही होती है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो उनके जो माता पिता है जो उन्होंने पहले क्या इन्वायरमेंट के साथ में स्ट्रगल किया है। अपने कभी भी इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे कि क्या होता है ये चीज़ें। तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में सबसे पहले तो क्या है ये प्रेजेंट रहता है। नंबर 1 बात ये होगी। नंबर 2 बात इसमें क्या है कि ये बायोकेमिकल प्रोडक्ट के रूप में होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस का कंट्रोल करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का जो कंट्रोल होता है, यानी कि हमारे शरीर को कौन सी प्रोटीन की आवश्यकता होती है और कौन सी प्रोटीन हमारे शरीर में भी बनानी है, तो ये हमारी बॉडी को, हमारी सेल को इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ से आती है? तो वो यही डीएनए के अंदर से आती है, डीएनए के द्वारा ही आती है। उसके बाद में नंबर 3 पॉइंट क्या है कि सेल्फ रेप्लिकेशन की विशेषता इसमें होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन, स्वयं अपनी प्रतिकृति बना सकता है, अपने आप की फोटोकॉपी ये कर सकता है डीएनए, इसमें ये विशेषता होती है। ठीक है, अब ये तो है ना कि डॉक्टर के पास गए उसको बोले कि जी हमारा डीएनए का इंजेक्शन लगवा दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि डीएनए क्या करता है, अपने आप ही अपनी फोटोकॉपी कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है। तो सेल्फ रेप्लिकेशन का जो करैक्टर होता है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको ले जाने का जो काम होता है वो डीएनए के द्वारा होता है। उसके बाद में हमारी जो सेल्स होती है, सेल्स में होने वाली सभी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनका कंट्रोल और उनका जो रेगुलेशन होता है वो भी डीएनए के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, यानी कि जो आरएनए का निर्माण है वो भी किसके द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा। तो अपने आगे चलकर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद में क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है उसके रूप में डीएनए प्रेजेंट रहता है। अगर आज का जो पढ़ाया हुआ आपके बिल्कुल समझ में आया है, आप इसका आनंद आप ले रहे हैं, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इस ज्ञान को ग्रहण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।